इट सेज रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ अब। मुझे तो मुझे तो बताया रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी जी जी, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं सर। जी जी जी। अ, हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध स्क्रीन राइटर रॉबिन भट्ट साहब हमारे बीच में हैं। रॉबिन सर, 90 के जी दशक में जिस तरीके से फिल्मों को बनाना आपने शुरू किया, आपने फिल्में बनाई, आशिकी जैसी फिल्में बनाई आपने, दिल है कि मानता नहीं लिखी आपने, हमें रही प्यार के देख करके हम जैसे युवा बड़े हुए हैं। और वहीं आगे चलते चलते राजा हिंदुस्तानी हम देखते हैं, दाग दी फायर देखते हैं, जानवर देखते हैं, ये रास्ते हैं प्यार के देखते हैं, और फिर ग्रैंड मस्ती भी देखते हैं हम नई सदी में। तो ओवरऑल मैं पहले आपकी जर्नी के सहारे मैं फिल्मों में मानवीय मूल्य किस तरीके से एक राइटर लिखता है, उन्हें उकेरता है, ये कैसे हम आपसे समझना चाहते हैं, ये कैसे, क्या ये दिमाग में एक लेखक के रहता है? जी, मैं आपको एक बात थोड़ा सा करेक्ट कर लूं। ग्रांड मस्ती मैंने नहीं लिखी, मैंने गोलमाल लिखी थी। गोलमाल लिखी, अच्छा। हाँ, गोलमाल 3 लिखी थी मैंने। हाँ, गोलमाल बाकी सब फिल्में जो नाम लिया वो ठीक है, सही है। अब आपके सवाल पे आता हूँ कि बस बचपन से, क्योंकि ऐसे घराने में पैदा हुआ, मेरे फादर फिल्म डायरेक्टर से, तो फिल्म और फिल्म की बातें और फिल्म की मेकिंग वगैरह ब्लड में था। बचपन में शूटिंग वगैरह पे जाना तो बहुत कम होता था, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई करते थे, और मेरी मदर को ये पसंद नहीं था कि हम बार बार शूटिंग वगैरह देखने जाएं। लेकिन फादर्स की राइटरों के साथ मीटिंग घर घर पे बहुत होती थी। तो जब भी वो लोग राइटर दूसरे राइटर के साथ कहानियों पर डिस्कशन करते थे, तो क्योंकि घर पे मीटिंग होती थी तो मैं वहां बैठा रहता था। तो कहीं से वो जाने अनजाने में एक ट्रिगर हुआ है राइटिंग का, मुझे ऐसा लगता है। काफी शौक रहा मुझे फिल्में देखने का, हिंदी फिल्में देखने का, अंग्रेजी फिल्में देखने का, हॉलीवुड की फिल्में, इंग्लिश फिल्में, चाइनीज फिल्में, कोरियन फिल्में। फिर जब इंटरनेट खोला तो एक जैसे नॉलेज का महासागर खुल गया। अ, उससे इंस्पायर होते रहे कि चलो हम भी कुछ नया नया ऐसा ऐसा ट्राई करते हैं। जी तो जी हाँ, ये ही रहा मेरा जी अ, तरीका जी और इंस्पिरेशन, जो भी कहो आप। जी। आजादी से पहले का फिल्में हम देखते हैं, आजादी के पहले की सिनेमा हम देखते हैं, और आजादी के बाद का सिनेमा हम देखते हैं। उसमें एक तो संदेश के स्तर पर बहुत सारे बदलाव हमें दिखते हैं, और फिर कैरेक्टर बदल जाते हैं, उनकी कहानी बदलती रही। आप इसे कैसे देखते हैं, पुराने फिल्मकारों को, आजादी के पहले और बाद के? आजादी के पहले वाला तो मुझे यानी बहुत कम फिल्में मैंने देखी है। मेरी पैदाइश ही आजादी के आसपास की है, 46 चालीस, की। 46 की। और उस जब तक कुछ समझदारी होती है तो बेटा, बच्चा 10-12 साल का होता है, उसके बाद में थोड़ा समझ समझ में आने लगता है। तो उस वक्त की फिल्में, हाँ उसमें जो भी फिल्म देखो मुझे तो अच्छी लगती थी उस वक्त। हम्म, उसमें कुछ बुरा लगता ही नहीं था। हम्म, और ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं कि मुझे आज भी, मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ तो मुझे उनमें उस फिल्म की अच्छाई जो पहले दिखती है, या तो ये मेरी आदत हो गई है कि मैं उसमें अच्छा ज्यादा पहले ढूंढता हूँ, उसके बाद में बुराई मुझे दिखाई देती है। या तो मैं, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हम्म, इसमें क्या अच्छा था वो मुझे हम्म, ढूंढना होता है, और वो या तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है सबसे पहले। तो इतना ही फर्क है। हम्म। कुछ फिल्मकारों को याद कर पा रहे जैसे हैं आप? उनकी फिल्मों को याद कर पा रहे हैं? कुछ हाँ, फिल्म। 420, मेरे फादर की सिंबादी सेलर, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी, प्यासा, कागज के फूल, आ, काफी फिल्में, 1950s 52 की आवारा, जो बाद में देखी और बाद में बहुत अच्छी लगी। राज कपूर की फिल्में, बिमल रॉय की फिल्में,
और ऋषिदा की फिल्म है। उसके बाद में जब समझ बढ़ी और सिनेमा की समझ आने लगी, तो हमारे अपने सत्यजीत रे की फिल्म है, कुछ साउथ की फिल्म, मलयालम फिल्म। तो ये सारा और जैसे जैसे वक्त बदलता गया, इसी कहते हैं कि लाइफ इमिटेट्स सिनेमा आर्ट एंड आर्ट इमिटेट्स लाइफ। सो जो जो जैसे जैसे लाइफ में बदलाव आता जाता है, जैसे जैसे समाज में बदलाव आता जाता है, वो आवाज आपकी आपकी आवाज सर, अनम्यूट हो गए आप, म्यूट। जी। हाँ यादव क्या है। अब आ रही है सर आवाज। अब आ रही है आवाज। जी। हाँ, तो ये सब बातें होती रहती है। हम्म। तो जैसे मैंने कहा कि समाज लाइफ को इमिटेट करता, आर्ट को इमिटेट करता, आर्ट समाज को इमिटेट करता। तो जैसे जैसे समाज में बदलाव आता गया, जैसे जैसे उसमें बदलाव आता गया, तो बातें चेंज होती गई। वो आया है मीटर बोला, मीटर वाला बोल रहा है कि एक मिनट है सर, जी जी। पैसा बाकी है, मीटर दिखा रहा है, वो पानी का। हाँ। हाँ। क्या क्या बीएमसी का आदमी आया है। हाँ। वो मीटर निकाल रहा है, बोल रहा है पैसा 2-3 महीने का बाकी। हाँ। तो हम कहा साहब से मैं बात कर लूंगा तब बुलाओ। बस अब एक कुछ इमरजेंसी हुई है, मैं आधे घंटे में जुड़ता हूँ आपसे। एकदम एकदम, मैं कनेक्ट करता हूँ फिर से। हाँ। हाँ जी साहब। जी सर, हम लोग कर सकते हैं बात। अनम्यूट अनम्यूट करना होगा सर। जी सर, हाँ जी। आवाज
आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। हाँ, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं सर, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था इसे। फिल्मों एक में। मिनट, जी। एक मिनट, घर पे। हाँ जी, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई कोई इत्तेफाकन इस वक्त घर पे कोई नहीं है, तो मुझे कोई बार कोई बार दिक्कत डिस्टर्ब हो रहा कोई है। दिक्कत नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा अगला सवाल सर ये था कि फिल्मों में, या हम कहें कि जो मानव है, मानव हमेशा जो चलता है वो मानवीय मूल्यों के साथ चलना चाहिए, मानव को, किसी व्यक्ति को या समाज को। और संविधान ने भी, जो 1950 में संविधान हमें 1949 में मिला, भारतीय संविधान, उसमें भी मानवीय मूल्यों की बात की गई है। तो एक जी फिल्मकार के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, क्या जी। आपने उन मूल्यों को याद रखा कहानी लिखते समय? और जो पुराने फिल्मकार हैं, जो जिनकी फिल्में आप देखा करते थे, तो उनमें और आपके काम में आप उनको कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, मैंने तो जैसे कहा ना कि समाज और आर्ट एक दूसरे का आईना है। तो जो समाज में होता है, आर्ट उसको इमिटेट करता है, और उसकी कॉपी करता है, या तो उसके उसकी मिमिक्री करता है, या जो आर्ट में होता है, समाज उसको फॉलो करता है। तो ये एक दूसरे का के पूरक हैं, या तो एक दूसरे को आईना दिखाते रहते हैं। और वही मानव और वही वैल्यूज, जैसे जैसे समाज बदलता रहता है, तो कहानी में भी झलकते हैं। क्योंकि एज ए राइटर, एज ए फिल्म राइटर, मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि वो किरदार लिखूं मैं, वो कैरेक्टर लिखूं, वो जो जिसके साथ समाज आइडेंटिफाई करे, जो समाज को लगे कि हाँ, ये ऐसा कैरेक्टर हमारे समाज में हो सकता है, या तो है, या मैंने देखा हुआ है, या तो इस कैरेक्टर जैसा मैं बनना चाहता हूँ। हम्म। तो एस्पिरेशन, तो कहीं ना कहीं किसी किसी किरदार और किसी चरित्र, या किसी किसी के मूल्यांकन को अगर देखने वाला, जो मेरा वो सिनेमा देखने वाला है, वो उसको अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर फिर से। अभी नहीं। हाँ, अभी भी नहीं हुआ। हो जाके, हाँ, तो ये होता ही रहता है और करना जरूरी है। जैसे जैसे समाज बदलता है, तो हर राइटर को उसके हिसाब से अपडेट होना पड़ता है। हम्म। और मुझे तो लगता है कि वो समाज की जो वैल्यूज हैं, वो अपने आप अंदर से आती है, कहीं जब आप लिखते हो, कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ता। तो वो मूल्य और मूल्यांकन जो है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आते हैं। हम्म। उस उससे हम अपडेटेड रहते हैं, हम्म। समाज के अ, समाज की छवि बढ़ के चलते। तो क्या जो 50, 60 या 70 का जो दशक था भारत का, उसमें, उस दौर में हम फिल्में देखते हैं तो उसमें अकाल है, भुखमरी है, उसमें खेती किसानी की समस्या पर फिल्में हैं, शिक्षा व्यवस्था पर फिल्में हैं। तो क्या 80 और 90 और 2000 तक आते आते वो फिल्मों का विषय बदल गया, लेकिन बिल्कुल बदल समस्या आज भी बिल्कुल बदल अकाल की है? उसे आप कैसे? बिल्कुल बदल गया। हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर आजादी मिली, फिर हर 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 एक का सपना था। वो सपना आजादी, ऐसा लगता था कि आजादी मिल गई, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और वो वो मिल नहीं रहा था। दो बीघा जमीन जैसी फिल्म आप देखें, तो एक किसान की परेशानी की कहानी है, बहुत ही उसके जद्दोजहद की कहानी है। और सारी कई फिल्में हैं
जो उस टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती थी। और आजादी 50s 60s 70s 90s में आते आते कहीं इंडिया सेटल हो गया, दुनिया खुल गई उसके लिए। वर्ल्ड वर्ल्ड को देखा हमने। बहुत पास से लोग, अ, परदेश कोई हवा नहीं रहा, तो वो कल्चर भी देखा। तो उसके बाद में रोमांस, हैप्पीनेस, गुड 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 फैमिली, एपुलेंस, करण जौहर का सिनेमा, या तो यशराज, ये सिनेमा जहाँ पे आपको खुशहाली मिलती थी, जहाँ पर खुशहाली देखने जाती थी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सैड सब कैरेक्टर सिल्क की साड़ियां पहन के घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे, वेल वेल ड्रेस्ड हैं। भले सुबह नींद में से उठे हैं तो भी ऐसा लगता है कि मेकअप करके उठे हैं। तो ये गुडनेस का एक टाइम आया 90s। और उसके बाद में वो सक्सेसफुल रहा, काफी सक्सेसफुल रहा। लोगों ने बहुत, फिल्में बहुत चली, एक्टर्स बहुत चले, सुपरस्टार्स बने अपने। राजेश खन्ना के बाद जो पीरियड था, शाहरुख खान वाज अनदर सुपरस्टार इन दैट इंडिया सॉ। और जी, तो ये तो हुआ, और ये होता रहेगा और होता रहना चाहिए। अ, फिल्में और यानी फिल्में में, मुझे फिल्म को तो मैं आर्ट कहता हूँ, एक एक आर्ट ही है, एक कल्चरल रिफ्लेक्शन है। वो चेंज तो होता रहेगा। प्रौद्योगिकी बदल गई 80 के बाद, 90 के बाद, 2000 के बाद आप देखें तो सिनेमा बनाने की तकनीक विकसित हो गई, देश में बहुत सारे संस्थान खुल गए, कहानियां। पैसा जी, पैसा पैसा आने लगने लगा, लगा। टेक्निक आने लगी, दुनिया छोटी हो गई। हम्म, दुनिया छोटी हो गई, अच्छे अच्छे फिल्म से हम डिजिटल पे चले गए। हम्म, हम्म, कोडाक जैसी कंपनी बंद हो गई, जो जो फिल्म के रोल्स और फिल्म्स बनाती थी। हम्म, तो ये कभी किसी ने सोचा था कि कोडाक कंपनी बंद हो जाएगी? सही बात। बंद हो गई। हम्म, तो ये जो सारी दुनिया में जहां भी फिल्म बनती थी, कोडाक की फिल्म यूज होती थी, सब बंद हो गया। रॉबिन साहब ने किस डायरेक्टर के साथ सबसे अच्छा वक्त गुजारा और उनकी उनके साथ काम करके अच्छा लगा? मैंने सबसे अच्छा हुआ काम करके, तो ऑब्वियसली मैंने सबसे ज्यादा काम किया महेश भट्ट के साथ, हम्म, जो मेरे भाई भी हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा मैंने। हम दोनों की समझ बहुत अच्छी थी। यानी जो मैं कहता था वो बहुत जल्दी समझ जाते थे, और उनको क्या चाहिए तो मैं बहुत जल्दी समझ जाता था। तो हमारी एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। वरना मैंने तो जिस भी डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो अब्बास मस्तान हो, रोहित शेट्टी हो, अजय देवगन के साथ मैंने काफी काम किया। ये सारे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, रमेश सिप्पी के साथ काम किया मैंने। मैंने राज कंवर के, तो जिस भी डायरेक्टर के साथ किया, मेरी उनके साथ अच्छी बनी है। और ये बनना बहुत जरूरी है। अगर जब तक राइटर डायरेक्टर की को नहीं समझेगा, तब तक वो उतना अच्छा उसके लिए लिख नहीं पाएगा। कि मुझे डायरेक्टर की सोच क्या है वो पहले समझना चाहिए, उसके मुताबिक फिर कहानी लिखनी चाहिए। कि कहानी में किस टाइप के सीन ये डायरेक्टर को अच्छे लगेंगे, या तो किस टाइप के सीन को वो चाहता है। हम्म, तो इसकी समझ होगी। फिर मैंने महेश भट्ट के साथ तो मैक्सिमम काम किया, उसके साथ हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। फिर मैंने बात काम करना दूसरे एक्टर के साथ का काम शुरू किया, क्योंकि मुझे भी अपना एरिया एक्सपांड करना था। मुझे भी मेरी जो छोटी सी दुनिया थी उसको बड़ी बनानी थी। जी। कहने हैं कि रुमाल को फैला के चादर बनाना चाहिए अगर आपको ग्रो करना है। तो मैं धीरे धीरे ग्रो करने लगा। तो उस दरमियान मैंने काफी के विश्वनाथ जी जैसे बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, उनके से बहुत सीखा। और जो जब भी आप किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ काम करते हो, तो आपकी सोच
में कुछ ना कुछ इजाफा होता है, कुछ ना कुछ वो आपको सिखाते हैं, एंड इट इज गुड फॉर द ग्रोथ। हम्म। इसीलिए शायद अभी भी मैं टिका हुआ हूँ, अभी भी मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। वरना 90 से शुरू करके आज 34 साल हो गए एज ए राइटर, काम चल रहा है। तो आई थिंक यही वजह है कि मैं अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम करता हूँ और अपने आप को अपडेट रखता हूँ। एक सवाल इसी में और है कि एक राइटर लिखता जरूर है, लेकिन उससे उसका क्रेडिट बहुत, आप तो बहुत कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित लेखक हो गए हैं, लेकिन जो नवोदित लेखक हैं, नए लेखकों को वो मंच नहीं मिल रहा, वो रेपुटेशन नहीं मिल रही, और उनके नाम के साथ कई बार शोषण होता है। इसके लिए स्क्रीन राइटर एसोसिएशन काम कर रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि वो कैसे हर कोई। ये लगातार उसके लिए काम कर रहा है। अंजुम रजबली के साथ आपने बात की, अंजुम रजबली और मैं और विनोद रंगनाथन, जमा हबीब, काफी लोग हैं जो उस जद्दोजहद से जुड़े हुए हैं। हमको तो हमारा क्रेडिट मिल गया। जी। मुझे तो ये समझो कि मेरी लायकात और मेरी औकात से ज्यादा मुझे दिया है फिल्म इंडस्ट्री में। अ, लेकिन वो सब कुछ आपको कमाना पड़ता है, हम्म। कोई सामने से तो नहीं देगा। इफ यू आर गुड, आपको खुद को कमाना पड़ेगा। यंग राइटरों से मेरी यही सलाह है कि अच्छा काम करोगे तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। एक ही एक ही चीज है, अगर नाम कमाना है, पैसे कमाना है, तो मेहनत अपने काम पे करो। खुद ही को कर इतना, कर बुलंद इतना, कहते तकबीर से पहले है खुदा तुझसे पूछे बोझ तेरी कदा क्या है। तो इस पोजीशन पे अपने लाओ कि यार ऊपर वाला पूछे बोझ पता क्या चाहिए तेरे को। सही बात है। तो भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे नाम चाहिए, दोनों मिलेगा। हम्म। लेकिन अपने आप से कितने ऑनेस्टली आप काम कर रहे हो, या तो अपना क्राफ्ट, या तो अपनी जो हुनर है उसको इम्प्रूव करने में आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सारी चीजें उस पर डिपेंड कर। मैं कोई एक फिल्म या दो फिल्म जानना चाहता हूँ सर आपसे, कि आपने वो करेक्टर किस एक्टर को या एक्ट्रेस को ध्यान में रखकर लिखा होगा और वो नहीं हो पाया, लेकिन फिल्म पॉपुलर हो गई। अगर ऐसी कोई फिल्म हो आपकी जहन में। नहीं, देखो, मैंने संजय दत्त को माइंड में रख के सड़क लिखी थी। हाँ। तो वो संजय दत्त ने बाजीगर। उसमें काम किया। मैंने दिल है कि मानता नहीं और हमें राय प्यार किया, आमिर खान को ही माइंड में रख के लिखी थी। बाजीगर में ये हुआ था कि मुझे पता नहीं था कौन काम करेगा, क्योंकि अब्बास मस्तान ने कहा स्क्रिप्ट बना लेते हैं फिर एक्टर ढूंढे। कई हीरोज ने बाजीगर करने से मना कर दिया, अच्छे हीरो ने, और जी। कहा कि ये तो नेगेटिव रोल है, ये कैसे चलेगा ही है। तो तब वो लोग प्रॉब्लम में थे कि अभी कौन करेगा, कैसे बनेगी फिल्म। तो मैंने बोला कि एक हीरो है जिसको मैं जानता हूँ, वो कर ले, शाहरुख खान। जिसका नाम है शाहरुख खान। वो उस वक्त अब्बास मस्तान या उनके प्रोड्यूसर रतन जैन शाहरुख खान को नहीं जानते थे, मैं जानता। तो मैंने शाहरुख खान से बात की, उसने मुझे कहा कि सर कहानी सुना। मैंने आज उसको कहानी सुनाई, आधी कहानी सुन के उसने कहा कि मैं कर रहा हूँ, मुझे आगे नहीं सुन। और फिर वो बाजीगर बनती। हाँ, उसके बाद बाजीगर बची। तो वो उसमें ये समझ थी, और उसमें ये नथिंग टू लूज क्या है उस वक्त वो, उसको जो अंग्रेजी में कहता है ना कि ये नथिंग टू लूज, वो जुआ खेलना जानता था। उसके वही। बाद उसने डर भी की। तो उसको जुआ खेलना जानता था कि अगर मुझे नंबर वन बनना है तो मुझे कन्वेंशन ब्रेक करना पड़ेगा। फिल्मों में सेंसरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सर। एक राइटर लिखता जरूर है, एक निर्देशक उसे पेश करता है, लेकिन फिल्म सेंसर जब फिल्म बनकर तैयार हो जाती है तो उसे कुछ बैठे हुए लोग सेंसर बोर्ड में, जिसे हम फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड भी कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कहीं ना कहीं एज ए राइटर, एज ए मेकर, हमारी भी समाज की तरफ जिम्मेदारी है। हम्म। हम फिल्मों में ऐसी चीजें ना दिखाएं या डायलॉग ऐसे ना बोले, या
ऐसी चीजें ना रखे जहाँ पे एक फैमिली साथ में बैठ के ना देख सके। हम्म, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म में पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखे, दादा दादी, माँ माँ मामा मामी, मौसी, बेटा बेटी, पोती पोता, हम्म, किसी को कोई सीन देख के और कोई चीज देख के एम्बेरेसमेंट ना हो। हम्म, जरूरी नहीं है कि गाली बोलने से ही या तो किसी नंगापन दिखाने से एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट के और बहुत तरीके हैं। तो मेरी अगर राय पूछो तो मैं तो अपनी कहानी में ऐसा लिखूंगा ही नहीं, और नहीं चाहता लिखना, कि जहाँ पे सेंसर का प्रॉब्लम। हम्म, सही है। हालांकि सेंसर का प्रॉब्लम कहाँ होगा हमको मालूम नहीं पड़ता। जैसे सड़क में हुआ, हम्म, सड़क में सेंसर का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद में जब हमने कहा कि सड़क अब तो कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने पास कर दिए पूरी पिक्चर। तो हमने सड़क में कहा कि वो कुछ तो कह रहे थे हम बैन कर देंगे, मतलब इसमें बैन करने लायक है क्या? हम्म। किस सीन पर कर रहे थे वो लोग? पूरी पिक्चर में इतना था, बहुत वायलेंस है, बहुत लड़ता है जड़ता है वो, हम्म, कोठा दिखाया है। और मैं बोला लड़की कोठे के खिलाफ है, वो उस धंधे के खिलाफ वो पिक्चर, और लड़की को बता। तो एनीवे उनका आर्ग्यूमेंट कुछ हो तो रहा है। और बॉम्बे में बैन कर, बॉम्बे में उन्होंने रोक ली, रिवाइजिंग में चली गई। फिर दिल्ली भेज दी उन्होंने पिक्चर। हम्म, तो हमने कहा ठीक है, अभी कोर्ट में फैसला कर लेंगे। हम्म, तो पास कर दी उन्होंने। तो फिल्मों में वायलेंस की जब बात हो ही रही है, तो हम देखते हैं कि 90 के दशक में बहुत सारी फिल्में ऐसी बनी। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने सिर्फ वायलेंस पर फिल्में बनाई। और हाँ उनका नायक सिर्फ वायलेंस करता है, मारता है, हाँ कहीं बिठा लेता है, और उसमें बड़े हीरो नाम है। सनी देओल को आप देखें तो वो उसी हाँ। तरीके से आते हैं। तो वो एक तरफ सेंसर बोर्ड कर रहा था पास, और दूसरी तरफ जो फिल्में बन रही थी वो। और मेरा जो सवाल है, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि वॉयलेंस जरूरी है क्या समाज के लिए? क्योंकि जब कह रहे हैं कि वॉयलेंस समाज में है इसलिए हम दिखा रहे हैं, वो उनका ये मानना है। लेकिन उससे एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है सिनेमा के जरिए। नहीं, वायलेंस समाज में जरूरी नहीं, वायलेंस जो जो समाज में है वो तो आप दिखा नहीं सकते। हम्म, सब कुछ तो आप दिखा नहीं सकते। वायलेंस के अलावा समाज में बहुत बुराइयां हैं, हम्म, वो कहाँ दिखाते हैं जी। हम? वो तो दिखा ही नहीं सकते। लेकिन वायलेंस भी एक तरह का एंटरटेनमेंट है, अगर सही जगह पे यूज किया जाए। हम्म, अगर कोई अपनी बहन को डिफेंड करने के लिए वायलेंस करता है, या तो अपनी फैमिली के लिए डिफेंड करने को वायलेंस करता है, या तो कोई अपने देश के लिए लड़ता है हम्म, और वायलेंस करता है, हम्म, तो परफेक्टली जायज है। हम्म, सही है। हाँ, तो ऐसे वक्त पे अगर आप दिखाएंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर शहीद जो अपने देश के लिए मरता है वो वायलेंट डेथ ही मरता है। अब वायलेंस को कैसे बचेंगे? इसका मतलब कि आप शहीद की कहानियां बताना बंद कर देंगे? हम्म, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि कोई भी पुलिस वाला, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कि कोई भी पुलिस वाला जो है वो किसी के भी घर में घुस जाता है, उसको उठा करके मार देता है। ये फिल्मों से नहीं, सीखा जाता परसेप्शन तो तोड़ दिया रोहित शेट्टी ने, पुलिस वालों को हीरो बना दिए। है। हम्म, सिंघम देखिए, आप उसकी सारी पिक्चरें देखिए तो उसके सारे हीरो पुलिस वाले हैं। हम्म, तो परसेंट टूटा भी ना। भले पिछले 40 साल से पुलिस वालों को बुरा कह रहे थे, हम्म, परसेप्शन तोड़ दिया एक डायरेक्टर ने आके, जी। पूरी तरह तोड़ दिया। और लोगों ने उसको पसंद किया, और उसे सिंघम 1 2 3 4 सब ऐसे बनने लगी, हम्म, सूर्यवंशी बनने लगी, जी। सूर्यवंशी 1। तो दस्यम जैसी फिल्म बनती है उसमें। हाँ हाँ। जी। ओटीटी आ गया है सर, अब नए जमाने का नया माध्यम है ओटीटी। ना, माध्यम नया है, स्क्रीन की साइज बदल गई है, एंटरटेनमेंट तो वही रहेगा। हम्म। लेकिन एक इसमें बीच में एक रोड़ा है कि सिनेमा हॉल में 200 300 500 लोग देखते थे, अब मोबाइल की स्क्रीन में एक एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति सीमित दायरे में फिल्में देखते हैं। और अब बदला लेकिन है। 70 करोड़ मोबाइल है ना, हम्म, जी। ऑडियंस तो बढ़ गया। हम्म, तो देखने देखने का साधन बढ़ गया, स्क्रीन का साइज छोटा हो गया,
या बदल गया, लेकिन जितने लोगों को एक सिनेमा में पिक्चर हिट होगी, 50 वीक चलेगी, 1000 का ऑडियंस है, तो कितने लोग देखें? हम्म। सपोज 50 वीक, 4 शो, रोज के 4 शो, 4000 इंटू दो 20 लाख, 20 लाख लोगों ने देखी। 50 वीक चली तो हम्म। 20, यहाँ पे मोबाइल में कोई चीज ओटीटी पे हिट होती है तो 2 करोड़ लोग तो एक दिन में देख लेते हैं। हम्म। हम्म। रॉबिन सर कब आएंगे ओटीटी पर? जब भी कोई अच्छा मौका मिलेगा आ जाऊं। प्लान है आगे का? प्लान प्लान मेरे पास सब्जेक्ट है, लोगों देखो, ओटीटी हो, सिनेमा हो, या टेलीविजन हो, कुछ भी बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कहानी। हम्म। कहानी का मैं व्यापारी हूँ। सही। तो अगर कहानी चाहिए तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। उसमें तो ये है नहीं कि ये ओटी छापा नहीं मारा कि ये ओटीटी की कहानी है, ये सिनेमा की कहानी है, ये ऐसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए। वो आगे पीछे छोटा मोटा ऊपर नीचे करना वो तो राइटर का काम है। सो सो as per the demand of the market, the manufacturing changes। हम्म। ये तो मार्केटिंग का लॉ है कि मार्केट डिमांड करेगी कि हमको इस टाइप की पेन चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर इस टाइप को उस टाइप की पेन बनाएगा, हम्म। है ना? जी। फिल्मों में गालियां, और गालियों के फिल्मों में, साथ में गीतों में भी आप देखें कि जिस जैसे अश्लीलता आ गई है गीतों में। हाँ, कई लोगों में, कई कई लोगों को वो उसकी समझ होगी। आ, ये सब लाए बगैर एंटरटेनमेंट की समझ नहीं होगी तो वो लोग करते होंगे। मैं तो मानता हूँ कि जरूरत नहीं है सब करने की। हम्म। क्योंकि अगर दुनिया की सबसे ज्यादा और हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली अगर कोई किताब है तो गीता और महाभारत। हम्म। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली कोई किताब है तो बाइबल है। हम्म। क्या उसमें गालियां हैं? हम्म। सही बात। क्या उसमें अश्लीलता है? हम्म। नहीं है ना। हम्म। हम्म। तो व्हाई डू यू वांट टू पोर्नोग्राफी में, लेकिन पोर्नोग्राफी चलती है तो कुछ लोग हैं जो पोर्नोग्राफी पे ही जिंदा रहते हैं। थैंक्स टू देम, क्योंकि उनको अच्छी चीजें बनानी नहीं आती, उनको एक ही चीजें बनाना नहीं आती। इससे नुकसान किसका हो रहा है, दर्शकों का या एक सिनेमा? दर्शक तो दर, दर्शक तो अच्छी चीजें देख लेते हैं। दर्शक। दर्शक तो अच्छी चीजें देख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पोर्नोग्राफी देखते हैं। हम्म। तो माइंड सेट का, वो उनका माइंड सेट है। हम्म। तो जो जो बिकता है बनाते हैं लोग। हम्म। जिसको अच्छा बनाना नहीं आता हम्म। वो पोर्नोग्राफी बना लेता है क्योंकि इजी है। हम्म। सही बात। लेकिन जिसको अच्छी कहानी बोलना आता है, जिसको बार बार एक नए नए कैरेक्टर बनाने आते हैं, लव स्टोरीज बनानी आती है, जो समाज का रिफ्लेक्शन है, हम्म। वो वहां से वो बनाता है। और जिसको ये सब आता नहीं है, वो 50 साल पहले भी ट्रिपल एक्स फिल्म बनाते थे, ब्लू फिल्म। आज भी ट्रिपल एक्स फिल्म ब्लू फिल्म बनाता है। हम्म। और ये तो वो तब भी चलती थी, वो आज भी चलती है। इन दिनों आप क्या नया लिख रहे हैं? मैं एक कहानी लिख रहा हूँ किसी प्रोड्यूसर के लिए, और मैंने कुछ टेलीविजन के लिए लिखा है। तो कोशिश चालू है कि किसको क्या पसंद आता है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसमें भी मानवीय मूल्यों की बात हो रही है या? मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, जी जी हाँ, पढ़ाई की बात हो रही है। मेरा एक सब्जेक्ट है जो जो कहता है कि आ, आप गरीबी को तोड़ने का एक ही हथियार है आपके पास, एजुकेशन। हम्म। अगर आप पढ़े लिखे हैं हम्म। तो आप कुछ भी हो सकते। तो मेरा ये है कि भैया पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो। यही आपको हर मुसीबत से बचाएगा, बचाएगा एजुकेशन। इन और एजुकेशन एक ऐसी चीज है हम्म। जिसको जिस जिस जिसको लेने के लिए ना आपको ब्राह्मण होना जरूरी है, ना मुसलमान होना जरूरी है, ना पारसी होना जरूरी है, ना अपर कास्ट जरूरी है, ना लोअर कास्ट जरूरी है। कोई भी आदमी
किसी भी जात का, किसी भी प्रांत का, किसी भी कैटेगरी का, ये डिसाइड कर सकता है कि भाई मुझे पढ़ना। हम लोग इसका, इस फिल्म का इंतजार करेंगे आने वाले दिनों में। मैं जानना चाहता हूँ कि रॉबिन जी कौन सी फिल्में देखते हैं अपने जीवन में, निजी जीवन में? मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं और हर टाइप की फिल्म देखता हूँ। मैं कार्टून से लेके एक्शन फिल्म से लेके कॉमेडी, मैं सब, जो दिल में आ जाए। शाम को रात को टीवी लगाता हूँ हम्म। और जो मुझे पसंद आ जाए मैं देखता हूँ। अपनी और या तो किसी चीज का चर्चा सुनता हूँ तो फिर वो देखता हूँ। अपने कहीं पढ़ जीवन, लिया, जी अपने, कहीं पढ़ लिया, कहीं जी मैंने पढ़ लिया, किसी का रिव्यू पढ़ लिया, या कहीं कोरियन फिल्म के बारे में सुन लिया, तो फिर वो ढूंढ के देखता हूँ। जी अपने जो, आपके जीवन की जो 5 बड़ी फिल्में अगर हम कहें जो आपको बहुत पसंद है, वो कौन सी हम जान सकते हैं? मेरे को बहुत आ, मेरे मेरे जीवन की तो बहुत सारी फिल्में, मैंने अच्छी फिल्में नहीं लिखी है, जिसमें आशिकी है, हमारा ही प्यार के है, सड़क है, साथी है, ओमकारा है, अतिथि तुम कब जाओगे है, राजा हिंदुस्तानी, चेन्नई एक्सप्रेस। तो मेरे काफी मेरी फेवरेट फिल्म है, जो लिख के मुझे मजा आया था, लिखते वक्त मजा आया था, और उसके बाद में लोगों को भी पसंद आई। आ, बाजीगर। कुछ ऐसी भी फिल्म है जो आ, मुझे लिखते वक्त मजा आया, पर ऑडियंस, क्रिटिक्स को भी मजा आया पिक्चर देखे, लेकिन ऑडियंस में इतनी बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, जैसे कौन सी ऐसी फिल्म है वो? हाँ, यू मी और हम जैसे थे। ओके, यूनियन। वो बहुत क्रिटिकली एक्लेम फिल्म थी। मैं अल्जाइमर के ऊपर थी, बीबी को अल्जाइमर हो जाता। जी। तो बट इट वाज अ गुड थिंग टू राइट। तो हाँ, तो इस टाइप की फिल्म भी लिखी है मैंने, और मजा आता है। जैसे मैंने एक बहुत ही सिंपल विषय, आती थी तुम कब जाओगे, लिखी, जो बहुत चली और आज भी टेलीविजन पे चल रही है, बार बार चल रही है। कितना सिंपल विषय है कि एक घर में मेहमान आता है, उसको इतना परेशान कर देता है कि लगता है कि तुम कब जाओगे। अतिथि तुम तो कब। कहा, कितना सिंपल विषय है, कितनी सिंपल चीज है, यानी दुनिया में ऐसी कोई भी, हिंदुस्तान में, इंडिया में फैमिली नहीं होगी जिसको इस बात का अनुभव नहीं होगा कि यार मामा जी जाते ही नहीं यार, 3 दिन के लिए बोल के आए थे, 15 दिन हो गए। तो ये 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 ऐसी ऐसी चीजें लिखने का मजा। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू मनीष जी, और यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।